साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ यूपी कैबिनेट ने यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इसके तहत यूपी में निवेशकों को सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही कई और तरह की सहूलियतें भी दी जाएंगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले हुए और क्या है ये महत्वपूर्ण फैसले, इनको देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास, किसानों को सहूलियत और बिजली की समस्या को दूर करने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिजली संकट से निपटने के लिए सौर ऊर्जा के जरिए ग्रिड बनाकर बिजली आपूर्ति करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो आज रहा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए मैन्युफैक्चरिंग नीति को स्वीकार किया गया, अनुमोदन दिया गया माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा। आप जानते हैं कि डीएमआईसी प्रोजेक्ट आ रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ग्रेटर नोएडा में एक पूरा एरिया हाईटेक टाउनशिप के लिए, इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए विकसित हो रहा है। तो ये तो निर्णय पहले ही हो चुका था कि इसके लिए एसपीपी बनी और कार्रवाई शुरू हो गई थी। आज केवल उसमें निर्णय इतना लिया जाना था कि उसमें स्टैंप शुल्क की छूट देने के बारे में। तो स्टैंप शुल्क की छूट इसलिए दी गई क्योंकि 750 करोड़ के ऊपर जहां पूंजी निवेश होता है वहां स्टैंप शुल्क की छूट दे दी जाती है। इस प्रोजेक्ट जो है इससे करीब 30,000 करोड़ तक का जो है पूंजी निवेश की उम्मीद है। कैबिनेट की बैठक में कई और अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यूपी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति 2014 को मंजूरी दी गई। लखनऊ मेट्रो परियोजना के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के प्रथम चरण का कार्य शुरू कराने के लिए प्राथमिक सेक्शन के चयन को मंजूरी दी गई। मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लांट योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाने की मंजूरी दी गई। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप को विकसित करने के लिए इक्विटी को मंजूरी दी गई। सिद्धार्थ नगर में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन को मंजूरी मिली है। कालपी और जालौन में प्रस्तावित 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा पावर योजना से उत्पादित ऊर्जा को यूपीपीसीएल को बेचने का टैरिफ निर्धारित किया गया। यूपी में एएसपी के 10 पोस्ट बढ़ाए गए हैं, जबकि डीएसपी के 10 पोस्ट सरेंडर किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेशकों को राहत देने का ऐलान भी हुआ है। नई पॉलिसी के मुताबिक निवेशकों को वैट और स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 3 सेक्टर चिन्हित किए गए हैं। कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में प्रदेश को औद्योगिकरण की राह पर ले जाने और किसानों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की गई है, जो अगर जमीनी स्तर पर ठीक से लागू हुई तो कई क्षेत्रों में तरक्की की राह खुल जाएगी। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और इधर यूपी में बढ़ते अपराध और गिरती कानून व्यवस्था के बीच प्रदेश सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए निजी पीआर कंपनीज का सहारा लेगी। आज कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि अभी किसी कंपनी का चयन नहीं हुआ है। पीआर एजेंसी से सरकार का अनुबंध 2 साल का होगा। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का जनसंपर्क विभाग सरकार के कामों को जनता के बीच प्रभावी तरीके से पहुंचाने में नाकाम रहा है, जिसके कारण सरकार ने ये फैसला किया है। मीडिया स्ट्रेटेजी बनाई, उसमें कई और चीजें हैं कि जो हमारे विभिन्न विकास के कार्यक्रम हैं उनके रेगुलर अपडेशन प्रेस को होता रहना चाहिए। जो हमारे विज्ञापन जारी होते हैं उनका एक हमें कॉमन लोगो, कॉमन प्लेटफॉर्म के साथ उसको जारी करना चाहिए। इस तरह की कई उसमें और चीजें हैं। और उसका एक पार्ट जो था वो था कि हमने अप्रूवल लिया कैबिनेट से कि हम अपने असिस्टेंस के लिए, एक प्रोफेशनल असिस्टेंस के लिए एक पीआर एजेंसी हायर कर रहे हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि यूपी में बिजली की दिक्कत है और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय कोयला सचिव को पत्र भी लिखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक अधिकारी को भी उनके पास भेजा जाए। बिजली की इस समय दिक्कत जरूर चल रही है और उसका मुख्य कारण एक तो है कोयले की आपूर्ति। कोयले की आपूर्ति काफी कम हो गई है और खासतौर से हमारे ही नहीं, ये जो हमारे ही प्रदेश में जो एनटीपीसी सिंगरौली और शक्तिनगर की फैक्ट्रियां हैं उसमें भी कोयला करीब करीब समाप्ति पे आ गया। तो कई उनकी यूनिट्स बंद हो गए, लैंको का यूनिट बंद हो गया कोयले की शॉर्टेज में। तो ये यूनिट्स कोयले की शॉर्टेज में बंद हो जाने की वजह से असर पड़ा। हालांकि हमने हमारे अनपरा यूनिट तो वापस आ गया प्रोडक्शन में, तो हमारा अपना जनरेशन तो 2,500 मेगावाट करीब चल रहा है, लेकिन ये यूनिट्स के बंद हो जाने से बिजली कमी हो गई। दूसरा, जो हमको बैंकिंग से बिजली मिल रही थी हिमाचल प्रदेश से 300 मेगावाट करीब हम हिमाचल प्रदेश से ले रहे थे बैंकिंग से, वहां भी जो बारिश हुई है अभी
तो वहां सिल्टिंग बहुत हो गई प्लांट की। सिल्टिंग हो जाने से वहां भी बंद हो गया प्लांट, तो 300 मेगावाट जो हमको वहां से मिल रहा था वो अब नहीं मिल पा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। जी हां, अब ये जानलेवा भी साबित हो रही है। गाजियाबाद में बिजली कटौती से तंग आकर एक पड़ोसी ने अपनी पड़ोसन को गोली मार दी और फिर खुद भी गोली मार ली। कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच बिजली के फेज को लेकर विवाद हुआ था। और तो वहीं आगरा में बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों के साथ मिलकर आगरा ग्वालियर हाईवे पर जाम लगा दिया। ये दो तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से बिजली ने हाहाकार मचा रखा है। यहां तक कि अब एक बहुत तरीके से देखें तो विवाद की विषय भी बन गया है। जिस तरह से दो लोगों का विवाद सामने आया गाजियाबाद में और अंजाम हत्या के तौर पर निकल कर आया। यूपी में बिजली कटौती के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जौनपुर के जलालपुर में गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय में ताला लगा दिया और कर्मचारियों को बंधक बनाकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि तय रोस्टर से ज्यादा बिजली कटौती हो रही है, जिससे जीना मुहाल हो गया है। हमारी मांग, सबसे बड़ी समस्या हमारी है लो वोल्टेज की समस्या। लो वोल्टेज की समस्या को दूर किया जाए, आला अधिकारी आवे, उस पत्र को हमारे स्वीकार करें और जिस प्रकार से शेड्यूल बने नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति हमको मिलती है। 2-2 मिनट पे कटौती न किया जाए, यही हमारी मांग। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। राजनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के दर्जनों जिलों में लोग बाढ़ से बेहाल हैं, वहीं हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कहीं रेल यातायात ठप है तो कहीं हजारों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई है। यूपी बाढ़ से बेहाल है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। राजनाथ ने बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बस्ती का जायजा लिया और लोगों की समस्याओं के बारे में जाना। और जो ही उत्तर प्रदेश सरकार अपना मेमोरेंडम इस बाढ़ की विभीषिका के संबंध में भारत सरकार को भेजेगी, तुरंत मैं वहां से एक इंटर मिनिस्टेरियल टीम भेजूंगा जो स्थिति का जायजा लेने के बाद जाएगी और जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगी तुरंत मैं हाई लेवल कमेटी की बैठक बुलाऊंगा और जो भी आवश्यक धनराशि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए होगी वह भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। बीते एक महीने में यूपी में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। करीब 2 दर्जन जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बहराइच में बाढ़ की वजह से रेल ट्रैक कई जगह से उखड़ गए हैं। कहीं कहीं तो पटरियां हवा में लटक रही हैं। इस वजह से यहां पर रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कासगंज में उफनती गंगा कहर बरपा रही है। गंगा का पानी यहाँ के खेतों में घुस गया है, जिसके चलते हजारों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई है। एक और किसान बाढ़ की वजह से पलायन को मजबूर हैं, तो वहीं प्रशासन बाढ़ के खतरे को नकार रहा है। बलरामपुर में भी राप्ती नदी खतरे के निशान से करीब 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस वजह से 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। लोगों के मुताबिक वो बाढ़ का पानी पीने को मजबूर हैं। हालांकि जिला प्रशासन पुख्ता इंतजाम का दावा कर रहा है। देवरिया में भी घाघरा नदी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन पीड़ितों की मदद का दावा कर रहा है। कमोबेश ऐसा ही हाल यूपी के उन इलाकों का भी है जहां लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल बाढ़ प्रभावित शासन प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा और रामगंगा दोनों नदियां उफान पर हैं। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। एहलादपुर भटौली के निकट रामगंगा के कटाव से ग्रामीणों में दहशत है। बिगड़े हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई स्कूलों को बंद कर दिया है।
भ्रष्टाचारों की फहरिस्त में टॉयलेट घोटाला भी शामिल हो गया है। उन्नाव में जिला पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी संस्था बनाकर करोड़ों का घोटाला सामने आया। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब बीती 16 तारीख को यहां एक प्राथमिक स्कूल में टॉयलेट की छत गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्नाव के कटरा दीवान खेड़ा प्राथमिक स्कूल की जमींदोज ये शौचालय मिलावटी सीमेंट, बेईमानी की सरिया और भ्रष्टाचार की रेत से तैयार हुई थी, लिहाजा चंद रोज में मिट्टी में मिल गई। इस घटना का दर्दनाक पहलू ये है कि इस शौचालय की छत के नीचे दबकर एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची को काफी चोटें आई हैं। आपको दिखा दें कि जिस तरह से पूरा निर्माण किया गया था, इस निर्माण में एक स्लोपदार छत बनाई गई थी और छत के नीचे ही ये बच्चे नीचे खेल रहे थे। तभी अचानक ये पूरी की पूरी लिंटर नीचे की ओर ढह गई और इसके नीचे दबकर एक बच्ची की मौत हो गई और वहीं दूसरी अभी भी जिंदगी और मौत से लगातार जूझ रही है। हम आपको बता दें कि ये पूरा वाकया जो है ये डीपीआरओ कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जो 2008 से ही लगातार ये इस तरह का पूरा वाकया चला रहा है। ये पूरा घोटाला सामने, करोड़ों रुपए का घोटाला सामने निकल के आया है। दरअसल उन्नाव में जिला पंचायती राज विभाग प्राथमिक स्कूलों में शौचालय बनवा रहा है। करोड़ों का बजट आवंटित हुआ है, लेकिन नियमों को ताक पर रखते हुए शौचालय निर्माण का पैसा ग्राम पंचायतों को देने की जगह पंचायत उद्योग सफीपुर नाम की एक फर्जी संस्था को दिया गया और यहीं से घोटाले की शुरुआत हुई। फर्जी संस्था के जरिए पूरे जिले में धड़ल्ले से स्कूलों में शौचालय बनवाए गए। एक शौचालय के लिए 40,000 रुपए खर्च किए गए, लेकिन शौचालय में घटिया सामान के चलते गिरी छत ने एक घर की खुशियां छीन ली। पीड़ित परिजन अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसमें सब 60-60 है, घोटाला टाइप का जरूर इसमें घोटाला नजर आ रहा है। जब इसमें मतलब 40,000 की लागत से बताते हैं लोग बनी है और इसमें सरिया सीमेंट तो कुछ सही उपयोग नहीं हुआ, तो घोटाला तो है ही। दोनों बच्चियां गिर गई, एक घायल हो गई है, एक की डेथ हो गई है। तो हम लोग ये चाहते हैं अगले दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। उसमें ना ही सरिया पड़ी थी और ऐसे बना दिया, ये घोटाला हुआ है लोगों के साथ। उन्हें सजा होनी चाहिए क्योंकि उनकी तो बच्ची चली गई है, उसकी मौत हो गई, तो ऐसा दोबारा ना हो। घोटाले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की नींव टूटी है। आला अधिकारी मामले की जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। उस बच्ची की डेथ हुई है, उसको जो भी संभव मदद है वो हम लोग उसके लिए हम लोगों ने शासन को प्रस्ताव बना करके प्रेषित कर दिया। जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध एकदम सख्त कार्रवाई करी जाएगी। प्रशासन शौचालय घोटाले की जांच का भरोसा दे रहा है। कुछ लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में कुछ कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार के सरिये और सीमेंट से बनी इस शौचालय ने एक परिवार को जिंदगी भर का गम दे दिया है। प्रसून शुक्ला, जी मीडिया, उन्नाव। संभल के चिंदौजी थाना क्षेत्र में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में 2 छात्र गुटों में हिंसक झड़प हुई और इस दौरान छात्रों के बीच मारपीट और फायरिंग भी हुई और इसी दौरान बीच बचाव के लिए आए शिक्षक को छात्रों ने गोली मार दी। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इधर हापुड़ के बहादुरगढ़ में गुरुवार को हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उधर कमिश्नर ने इस हिंसा में हुए नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। आपको बता दें गुरुवार को छात्रों के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प के बाद पूरे इलाके में हिंसा फैल गई और इस दौरान कई घरों में आग लगा दी गई। पुलिस ने इस मामले में तकरीबन 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उससे हम इतने दहशत में हैं कि ना तो हम अपने ढोरों को चारा ला पा रहे हैं, ना अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। खाने पाने की भी दिक्कत हो रही है, काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। जिन्होंने झगड़ा करा था उनका कुछ नहीं हो रहा। प्रशासन की कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही जिससे हम बेवकूफ जंगल से चारा ला सकें या अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें।
हापुड़ के बहादुरगढ़ में छात्रों की पिटाई के मामले में 4 मुकदमे दर्ज कर लिए गए, जबकि 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक छात्र की पिटाई के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था और 2 पक्षों में जमकर फायरिंग और पथराव हुआ। इस हिंसा में कई घरों, दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। डीआईजी के सत्यनारायण का कहना है कि जिन लोगों पर आरोप है उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश की जा रही है और इसके साथ ही थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच भी क्षेत्राधिकारी को सौंप दी गई है। सर वो हाँ, बाकी सब ठीक है सर। चेंज नहीं करा वही आप सहारनपुर जाओ। काफी ज्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। फोर्स मजिस्ट्रेट की तैनाती है, एफआईआर दर्ज हो गई है और जो आरोपित हैं उनके धरपकड़ का काम चल रहा है। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी तक वर्तमान में 13 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना है। अन्य के लिए भी दबिश दी जा रही है। मुरादाबाद में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। यहाँ के भगतपुर इलाके में नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला भगतपुर इलाके का है, जहां पर आरोपियों ने पहले तो नाबालिग का अपहरण किया और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया और वीडियो दिखाकर पीड़ित को ब्लैकमेल करने लगे। जबकि 1 हफ्ते तक आरोपी लड़की के साथ गैंगरेप करते रहे, लेकिन जब पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपियों ने इंटरनेट पर गैंगरेप की वीडियो सार्वजनिक कर दी। पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास गई तो थाने में केस दर्ज नहीं किया गया और पीड़ित को थाने से भगा दिया गया। वहीं मीडिया में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद एसएसपी ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। और बात एक अच्छी खबर की। खबर कुशीनगर से है, जहां एक जर्मन महिला के प्रयासों ने गांव को आदर्श बना दिया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मन में कुछ करने का जज्बा हो, लगन हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यूपी के पिछड़े जिलों में शुमार कुशीनगर जिले का एक गांव है। नाम है तिरमा साहुन, जो कुछ साल पहले तक कुशीनगर के दूसरे पिछड़े गांवों की तरह ही था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये बदल रहा है और इस बदलाव की सूत्रधार बनी है जर्मन से आई एक आयरिश महिला, जिसने इस गांव को आदर्श गांव बनाने का बीड़ा उठाया है। We are, as an NGO, taking the first steps to clean the village of all the old plastics, and we hope that the villagers will then follow this role model and keep the village clean ongoing. दरअसल जर्मनी की रहने वाली मैकॉर्टनी 4 साल पहले भारत घूमने आई थी। इस दौरान वो कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक में स्थित गांव तिरमा साहुन पहुंची। यहाँ गांव की महिलाओं की जीवन शैली और गांव की समस्याओं ने इसे झकझोर दिया, जिसके बाद मैकॉर्टनी ने हालात बदलने की ठानी और जर्मनी पहुंचकर उसने वहां यूनाइटेड फॉर होप नाम की संस्था बनाई और अपने बेटे के साथ वापस भारत आ गई। वापस आने के बाद मैकॉर्टनी ने साफ सफाई से लेकर गांव के हर घर में सोलर लैंप का वितरण किया, साथ ही शौचालय निर्माण और बच्चों की पढ़ाई का बंदोबस्त भी किया। मैं पहले पढ़ नहीं पा रहा था, अब हम पढ़ ले रहे हैं, हमको पढ़ा दे रहे हैं। हमको जब तब मन करेगा तब तक ले हम पढ़ेंगे, शुरू से आखिरी तक ले। गांव में लाइटिंग नहीं थी, लाइटिंग बनवाया है। गांव के लोग क्या कहते हैं, महिलाओं की, खासकर महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत हुआ करती थी। गांव के विकास के लिए नेताओं के दर पर मत्था टेकने वाले हिंदुस्तान के दूसरे गांव से अब अलग हो चुका है ये गांव। जिला प्रशासन भी इस विदेशी महिला की कोशिशों की तारीफ कर रहा है। ओवरऑल गांव का डेवलपमेंट में ये लोग कुछ काम करना चाहते हैं, तो अभी डिटेल्ड एजेंडा नहीं तय हुआ है। तो जिला प्रशासन से जो भी सहयोग हो सकते हैं हम देने के लिए तैयार है। जागरूकता सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं, एक ऐसी हकीकत है जिसे भाषणों के दायरे से बाहर निकलकर समझने की जरूरत है। इस विदेशी महिला की कोशिशों और इस गांव के लोगों के सहयोग ने ये दिखाया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो हिंदुस्तान का हर गांव आदर्श गांव बन सकता है। महेश मिश्रा, जी मीडिया, कुशीनगर।